जोहान्सबर्ग टेस्ट में भारत को 67 रन की बढ़त। पहली पारी में अफ्रीका का स्कोर 213 पर 6। ईशांत शर्मा ने झटके 3 विकेट। तो आज के 9 बजे के बुलेटिन की 3 बड़ी खबरें आपको हम बता रहे हैं। आपको टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली खबर देवयानी मसले पर अमेरिका के कड़े रुख से जुड़ी है। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी से बदसलूकी के मामले में अमेरिका ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन वो इस मामले में न ही माफी मांगेगा और न ही देवयानी पर लगे आरोपों को वापस लिया जाएगा। तो सख्त रुख अमेरिका ने अपनाया है। दूसरी खबर टोगो की जेल से रिहा हुए कैप्टन सुनील जेम्स से जुड़ी है। भारतीय नागरिक सुनील जेम्स दोपहर तक मुंबई पहुंचेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो की जेल में कैद सुनील जेम्स को कल ही रिहा कर दिया गया है। मुंबई के रहने वाले सुनील जेम्स पिछले 6 महीनों से टोगो की जेल में बंद थे। 2 दिसंबर को उनके 11 महीने के बेटे की मौत हो गई। जेम्स के इंतजार में बेटे का अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। मुंबई पहुंचने के बाद ही उनके बेटे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीसरी खबर नरेंद्र मोदी की वाराणसी रैली से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में खोई साख को दोबारा वापस पाने के लिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी जी जान से लगे हैं। मोदी आज वाराणसी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बीजेपी में काफी उत्साह है। मोदी रैली को संबोधित करने से पहले काशी विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर के दर्शन करेंगे। मोदी के दर्शन कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और इन मंदिरों में दर्शन करने के बाद मोदी रैली को संबोधित करेंगे। तो आज की 3 बड़ी खबरें जिन पर हमारी नजर रहेगी और हर अपडेट इन खबरों से जुड़ा आपको दिया जाएगा। अमेरिका में भारतीय राजनयिक देवयानी से दुर्व्यवहार के मामले में अमेरिका के अड़ियल रवैये में कोई बदलाव नहीं आया है। अमेरिकी सरकार ने इस मामले में माफी मांगने से साफ इनकार किया है। इतना ही नहीं, उसने देवयानी पर अमेरिका में दर्ज मामलों को वापस लेने से भी इनकार कर दिया है। भारत के कड़े रुख के बाद जिस तरह अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मैनन को फोन किया था, उससे लग रहा था कि दोनों देशों के बीच जारी तनातनी खत्म होगी और अमेरिका अपने रुख पर विचार करेगा। लेकिन अमेरिका के ताजा रवैये से इन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ देश में इस मामले को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रिया हुई है, उससे भारत सरकार को भी कड़ा रुख अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ा है। इसका ही असर है कि भारत ने अमेरिका के राजनयिकों का आई कार्ड वापस ले लिया और अमेरिकी दूतावास को दिए गए सुरक्षा इंतजाम भी वापस ले लिए। भारत ने देवयानी का ओहदा बढ़ाते हुए उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी तैनात कर दिया है। तो अब ऐसा लग रहा है कि इस मामले में दोनों देशों के बीच तनातनी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार ऐसा लगा था कि अब ये मामला खत्म हो जाएगा और इस पूरे मसले पर अमेरिका का रुख थोड़ा नरम होगा, लेकिन अमेरिका ने अपना रुख और कड़ा कर दिया है। माफी मांगने की भारत की मांग को अमेरिका ने दरकिनार करते हुए ये कहा है कि माफी नहीं मांगेगा अमेरिका और देवयानी के पर लगे हुए आरोप भी वापस नहीं लिए जाएंगे। तो अमेरिका की तरफ से फिर से बयान आया है जिसमें कहा गया कि अमेरिका भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन वो इस मामले में न ही माफी मांगेगा और न ही देवयानी पर लगे आरोपों को वापस लिया जाएगा। We make those obligations very clear, and we take any
allegations that they haven't done so very seriously. So certainly there's no discussion like that going on. We just want the process to move forward. और इसी बात करें, शैलेंद्र हमारे साथ संवाददाता। शैलेंद्र, जाहिर है अब इस मामले पर रुख और कड़ा कर लिया है अमेरिका ने, यानी दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं, जाहिर है वो उन संबंधों पर असर पड़ रहा है। बिल्कुल देवेश, अमेरिका अपने अड़ियल रुख पर अभी भी अड़ा हुआ है और जिस तरीके से भारत ने जो कदम उठाए हैं देवयानी मसले के बाद भारत के अंदर और अमेरिका में जिस तरीके से देवयानी को प्रमोशन दिया गया है, वो अमेरिका के लिए कहीं न कहीं अमेरिका को लगता है कि उसकी इस मामले में बेइज्जती हुई है। इसीलिए सबसे पहले, क्योंकि हमें ध्यान देना चाहिए, अभी तक हम ये जरूर कह रहे हैं कि उन्होंने खेद जताया, लेकिन आधिकारिक लेवल पर, आधिकारिक स्तर पर कुछ भी लिखित रूप में भारत सरकार को नहीं भेजा गया है अभी तक। जो कल जॉन कैरी का भी बयान था, वो उन्होंने निजी स्तर पर कहा कि हाँ, उन्हें ठेस पहुंची है, उनकी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन जो आधिकारिक स्तर पर है वो अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है देवेश, हमें देखना होगा कि क्या अमेरिका ये कब से कर रहा है। अमेरिका काफी सालों से, भले ही हमें ये सतही तौर पर और खबरों पे ये बात नहीं आ रही हो, लेकिन आज ये जब पूरा का पूरा देवयानी वाला मसला सामने आया है, इससे पहले भी अमेरिका कई बार भारतीय राजनयिकों के साथ इस तरह की बदसलूकी कर चुका है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ जिस तरीके से हमने दिखाया कि नई दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी के बाहर से जो बैरिकेडिंग हटाई गई, हमें लगा कि ये अभी तात्कालिक घटना की एक प्रतिक्रिया है भारत सरकार की तरफ से, पर ऐसा नहीं था। इससे पहले ये प्रतिक्रिया थी, इससे पहले जो है वॉशिंगटन में जो हमारा भारतीय दूतावास है, उसके बाहर से भी अमेरिका ने अपनी सुरक्षा हटा ली थी। वहां पर जो बैरिकेडिंग थी, बाकायदा वहां पे भारतीय अधिकारियों के लिए, जो भारतीय एम्बेसी है उसके लिए एक पार्किंग की व्यवस्था थी देवेश। उस पार्किंग की व्यवस्था को अमेरिकी सरकार ने पब्लिकली ओपन कर दिया और वो पब्लिक पार्किंग में तब्दील होगी, जो कि भारतीय एम्बेसी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा थी। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से भारत और अमेरिका के बीच में भले ही हमें व्यापार रिश्ते बहुत अच्छे नजर आ रहे हों, वहां के भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका का दौरा कर रहे हों, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हों, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पे एक तरह का शीत युद्ध भारत और अमेरिका के बीच में पिछले काफी समय से चल रहा है। और ये जो पार्किंग वाला और जो सिक्योरिटी वहां पर फ्रेम करने की बात थी, और भारत ने बकायदा, देवेश में बता दूं कि वहां जब पार्किंग हटाई गई तो इसका, वहां पर पार्किंग को ओपन किया गया तो बकायदा भारत ने इसका आधिकारिक विरोध दर्ज किया। और जो अमेरिका की राजदूत हैं भारत में, उनको विदेश मंत्रालय ने अपने यहां तलब किया था और तलब करने के बाद उनसे कहा गया था कि ये भारतीय एम्बेसी की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन ये देखने में मिला कि अमेरिकी प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और आज भी वो पूरी की पूरी पार्किंग जो है आम लोगों के लिए खुली हुई है और भारतीय जो एम्बेसी है उसकी सुरक्षा वहां पर खतरे में है। इसके अलावा जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, जो भारतीय वहां पर डिप्लोमेट्स हैं, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं और जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स भारत में तैनात हैं उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनको उनमें जमीन आसमान का अंतर है। जब अपनी सुविधाओं की बात आती है तो अमेरिका वियना कन्वेंशन की बात करता है और जब भारत के अधिकारियों की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी की बात आती है तो अमेरिका जो है वो वियना कन्वेंशन को भूल जाता है। इसका साफ उदाहरण देखने को मिला है देवेश कि जिस तरीके से देवयानी का मामला हुआ है, उससे पहले हमारे 3 डिप्लोमेट्स के साथ इस तरीके का व्यवहार हुआ है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत अमेरिका इस पर काम करता है। और जो वियना कन्वेंशन की धारा है, जो कि 1963 में जो कन्वेंशन हुआ था, उसकी धारा 40 से 42 के बीच में 2 तरह के कन्वेंशन हुए हैं वियना कन्वेंशन में। एक है डिप्लोमेटिक कन्वेंशन और एक है काउंसलेट कन्वेंशन। तो दोनों कन्वेंशन में बिल्कुल साफ है कि किसी तरह का जो है इस तरह की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इवन जो हम बार बार कह रहे हैं कि भले ही देवयानी को राजनयिक छूटें प्राप्त नहीं थी, लेकिन जो वियना कन्वेंशन के तहत ही जो उनको दूसरी जो कन्वेंशन है उसके तहत जो छूट मिली हुई है, उसमें 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। एक तो आप उनकी निजता का हनन नहीं कर सकते, दूसरा उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते और तीसरा उनको ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते। तो अमेरिकी मामले में सबसे पहले उनको उनके बच्चों के सामने खुलेआम उन पर हथकड़ी लगाई गई, जहां पर उनको मानसिक
मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके बाद उनको जो है ऐसे सेल में रखा गया जहां पर जो ड्रग्स के कारोबारी हैं, जहां पर जो नशेड़ी हैं, उनको वहां पर रखा जाता है। अमेरिकी मार्शल्स ने बकायदा उनको वहां पर रखा। और तीसरी बात, उनकी कपड़े खोलकर चेकिंग की गई, सारे कपड़े उनके उतारे गए, उसकी चेकिंग की गई, जो कि उनकी निजता का हनन है। तो अमेरिका ने पूरी तरह से वियना कन्वेंशन की तीनों बातों का उल्लंघन किया है, भले ही वो काउंसिलेट कन्वेंशन हो। काउंसिलेट कन्वेंशन में भी बिल्कुल साफ लिखा गया है। और एक बात जो देवेश में बता दूं, जो सबसे जरूरी है कि ये लिखा गया है कि आप किसी भी हीनियस क्राइम के मामले में किसी भी जो काउंसिलेट है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी भी काउंसिलर को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन ये हीनियस क्राइम नहीं है, ये एक तरीके का कुछ दस्तावेजों में कुछ गड़बड़ है। और उसके बावजूद भी अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अपनी सीनाजोरी से बाज नहीं है। एक बार फिर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया है कि वो माफी नहीं मांगेगा। इस पर आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय नाविक सुनील जेम्स करीब दोपहर बाद मुंबई पहुंच सकते हैं। सुनील जेम्स के परिवार वालों से मिली जानकारी के मुताबिक सुनील आज करीब दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे के आसपास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच सकते हैं। यहां से सुनील सीधे अपने मलाड स्थित घर के लिए रवाना होंगे। घर पहुंचने के बाद सुनील खुद तय करेंगे कि अपने 11 महीने के बच्चे को मोर्चरी कब घर लाया जाए और कब अंतिम संस्कार किया जाए। जेम्स के परिवार वालों के मुताबिक विवान को मलाड के ओरलम चर्च पर प्रार्थना करने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गुरुवार को टोगो जेल से रिहा होने के बाद सुनील भारतीय समय के मुताबिक करीब 5 बजे के आसपास मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश टोगो की जेल में कैद सुनील जेम्स को कल ही रिहा कर दिया गया था। मुंबई के रहने वाले सुनील जेम्स पिछले 6 महीनों से टोगो की जेल में बंद थे। 2 दिसंबर को उनके 11 महीने की बेटे की मौत हो गई। जेम्स के इंतजार में बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। मुंबई पहुंचने के बाद ही उनके बेटे का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभिषेक हमारे साथ है मुंबई से। अभिषेक, अपडेट क्या है, कितने बजे तक पहुंच सकते हैं मुंबई जेम्स? देखिए, कल शाम 5 बजे के आसपास टोगो से सुनील रवाना हो चुके हैं। सीधे फ्लाइट हमारे देश के लिए नहीं है, इसके लिए वो पहले दूसरे देश में जाएंगे, वहां से दिल्ली आएंगे और दिल्ली से एक दूसरी कनेक्टिंग फ्लाइट लेंगे और उसके बाद मुंबई पहुंचेंगे। यानी ये माना जा रहा है कि 2 से 2:30 बजे के बीच में वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पे पूरा परिवार एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाएगा सुनील को। वहां से रिसीव करने के बाद सीधे वो मुंबई मलाड स्थित घर पे आएंगे और वहां पे परिवार वालों के साथ बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि परिवार वालों कैसे बढ़ाएंगे उनको ढांढस, क्योंकि जब सुनील गए थे तो 2.5 महीने का बच्चा था उनका, और अब जब सुनील लौटे हैं 6 महीने बाद तो ऐसे में उनका बच्चा खत्म हो चुका है। तो ऐसे में परिवार वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सारी चीजों को सुनील को धीरे धीरे बताएं और फिर उसके बाद सुनील डिसाइड करेंगे। परिवार वालों ने कल ही साफ कर दिया था कि सुनील इस घर के मेन मेंबर है, तो सुनील डिसाइड करेंगे कि कब इसको अंतिम विदाई दी जाए, किस तरीके से इसको अंतिम संस्कार किया जाए, और ये सारी चीजें आज शाम तक डिसाइड हो जाएंगी। लेकिन 2 बजे के आसपास उम्मीद जताई जा रही है 2 से 2:30 के बीच में सुनील मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बिल्कुल, और जाहिर है ये क्षण जो है परिवार के लिए बेहद ही अजीब स्थिति है, जबकि उनका बेटा वापस जेल से बाहर आएगा। और जाहिर है सुनील की मां को हमने सुना था, उनकी पत्नी को हमने सुना था जबकि उनका बेटा की मौत हो चुकी है और वो मोर्चरी में है, जिसका अंतिम संस्कार सुनील को करना है। बहुत ही अजीब सी स्थिति रहेगी। बिल्कुल एक अजीब सी स्थिति रहेगी, क्योंकि उनके सामने खुशी जैसा माहौल नहीं रहेगा। इतने महीने तक जेल में बिताने के बाद, टोगो की जेल में बिताने के बाद जब सुनील घर पे लौट रहे हैं, परिवार वालों को एक उम्मीद है कि सुनील कम से कम बच गए और वो बहुत ही साफ तरीके से मुंबई पहुंच रहे हैं। ऐसे में जहां परिवार वालों को एक खुशी होनी चाहिए थी, वो खुशी बेटे के मौत के गम में बहुत ज्यादा नीचे दब गई है और ऐसा कह सकते हैं गम बहुत हावी हो गया है। तो परिवार वाले सिर्फ सुनील का इंतजार कर रहे हैं। पिछले 18 दिनों से उनका बेटा, जो कि 2 दिसंबर को जिसकी मौत हुई थी, 11 महीने का था, उसको मोर्चरी में रखा गया, पहले कूपर हॉस्पिटल में, फिर उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया ताकि
सुनील जब तक रिहा होकर मुंबई नहीं पहुंचे तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। तो 18 दिन के बेटे की मौत 18 दिन से हो चुकी है और वो मोर्चरी में ऑलरेडी रखा हुआ है। तो परिवार वालों के लिए बेहद ही भावुक दिन होगा आज। और खास करके सुनील के पहुंचने के बाद जो फैमिली जो अभी तक ढाढ़स बना रही थी वो फिर उनका खुद का ढाढ़स वो बना पाएगी या फिर सुनील को संभाल पाएगी, ये भी बड़ा सवाल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। बाबूलाल, गुड मॉर्निंग। जो बड़ी गाड़ी चमका है भाई, आजकल तो कुछ और ही ज्यादा। क्या हो गया? वो सर्विस टैक्स ना बढ़ा इसके साहब ने। तो साहब तो हो गए अंदर, लंबी गाड़ी छोड़ गए बाहर। कॉल सेंटर में चलती थी ना गाड़ियाँ, 150 की 150 सारी खड़ी हो गई। थोड़ा डिटेल बताना यार। अरे बता। एक मिनट लगा वर्दी फिदा। देखा सर्विस टैक्स ना भरने का नतीजा। किस किस का मुंह बंद करेंगे आप? सर्विस टैक्स VTS के चलते भरिए अपना सर्विस टैक्स। स्वागत है आपका एक बार फिर। कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनावों में गठबंधन से इनकार करने के एक दिन बाद डीएमके चीफ एम करुणानिधि ने नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी है। माना जा रहा है कि 2014 चुनावों के लिए दोस्त खोज रही बीजेपी के लिए ये एक मौका है। एक अंग्रेजी अखबार को दिए एक इंटरव्यू में करुणानिधि ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरी राय में मोदी एक अच्छे इंसान है। उन्होंने अपने प्रदेश के विकास के लिए कई काम किए हैं। एक प्रशासक के रूप में उन्होंने अपनी क्षमताओं को गुजरात में सिद्ध किया है। यही वजह है कि गुजरात की जनता ने उन्हें बार बार चुना है। लेकिन उन्होंने कहा कि मोदी देश का नेतृत्व करने के लिए कितने उपयुक्त हैं, इसका निर्णय देश की जनता करेगी। करुणानिधि की ये जो तारीफ है, मोदी की तारीफ, ये कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक तगड़ा झटका है जो डीएमके के साथ गठबंधन की उम्मीद कर रही थी। हालांकि बीजेपी ने करुणानिधि के बयान का स्वागत किया है, लेकिन गठबंधन के मामले में उसका रवैया अभी ठंडा है। भ्रष्टाचार के मामले में बीजेपी यूपीए 2 सरकार को लगातार घेरती रही है और 2G मामले में यूपीए 2 की सहयोगी रही डीएमके के कई सदस्य जेल तक की हवा खा चुके हैं। इसी वजह से बीजेपी डीएमके के साथ गठबंधन से फिलहाल बच रही है। और इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि तमिलनाडु की राजनीति के दबाव के चलते करुणानिधि ने इस तरह का बयान दिया है। सीपीआई के डी राजा ने कहा कि करुणानिधि को स्पष्ट करना चाहिए कि अच्छा इंसान से उनका तात्पर्य क्या है। प्रमोद राघवन हमारे साथ हैं। प्रमोद, जाहिर है दक्षिण के राज्यों की, खासकर तमिलनाडु की राजनीति की बात की जाए और उसको समझते हुए इस बयान का मतलब क्या है? क्या ये माना जाए कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं करुणानिधि? देखिए, इसको हम एकदम तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि एनडीए की तरफ, बीजेपी की तरफ एक तरीके से वो सुलझाव का माहौल चाहते हैं। कोई इस तरीके की चीजें नहीं चाहते कि अगर कल को एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी के साथ रिश्ते गलत रहे। जिस तरीके से अगर कुछ दिन पहले की हम बात करें, 2-3 दिन पहले उन्होंने साफ कर दिया कि 2014 में लोकसभा अलायंस उनका अब कांग्रेस के साथ नहीं होगा। तो इरादे साफ है, उनके रास्ते साफ है। उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बार शायद नुकसान में रहना है और इस वजह से वो एक ऐसी जमीन तैयार कर रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति उनकी सीधे AIADMK के साथ है और ऐसे में उनको मालूम है कि जयललिता नरेंद्र मोदी के काफी करीब है। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि मोदी की तारीफ अगर कहीं होती है तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसी जमीन तैयारी कर रहे हैं कि आगे उनको कम से कम तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव में कोई बड़ा नुकसान ना हो।
जी प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट लेंगे फिलहाल, बहुत शुक्रिया। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी को तमिलनाडु से झटका लगा है। ये झटका जयललिता ने दिया है। उनकी पार्टी AIADMK ने ऐसे वक्त जब 2014 लोकसभा चुनाव में जयललिता के साथ का सपना बीजेपी देख रही है, AIADMK ने एक प्रस्ताव पास कर कहा कि देश को जयललिता जैसा एक तमिल राजनेता ही नेतृत्व दे सकता है। पार्टी ने कहा कि पार्टी प्रमुख और राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। इसके लिए उपयुक्त माहौल बनाने की खातिर आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य और पौंडीचेरी में 40 सीटें जीतने की प्रतिबद्धता भी इस प्रस्ताव में दोहराई गई। इस बैठक में 16 प्रस्तावों को मंजूर किया गया, जिसमें जयललिता की शख्सियत की तारीफ की गई है। रक्षा उत्पाद के मामले में आत्मनिर्भर बनने के मामले में देश को अहम उपलब्धि हासिल होने जा रही है। लंबे इंतजार के बाद स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस आज भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा। इससे न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि ये दुनिया में भारत की शान बढ़ाएगा। दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तेजस पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री AK एंटनी की मौजूदगी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से वायुसेना को ये सौंपा जाएगा। इसके संचालन के लिए जांच और परीक्षण पूरे हो चुके हैं। ये बिल्कुल तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। जहाज पूरी तरह से सेफ और इजी टू फ्लाई है एंड इट इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग वेपन, जो है दिन में या रात में ये वेपन डिलीवरी कर सकता है। तो ये दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। देयर इज नो डाउट इट इज फुली केपेबल। बेहद कारगर माने जाने वाले स्वदेश निर्मित तेजस में कई खूबियां हैं। तेजस दिन और रात कभी भी उड़ान भर सकता है। हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में तेजस दुनिया का सबसे छोटा और हल्का लड़ाकू विमान है। इसका कुल वजन 9 टन है। उड़ान परीक्षण के समय ये बिना रुके जामनगर से बेंगलुरु के बीच 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। उड़ान के समय या उड़ते वक्त 14 डिग्री प्रति सेकंड टर्न ले सकता है। हेल्टा और मल्टी राडार से लैस है। इसके अलावा तेजस अति आधुनिक राडार से भी लैस है। रूस की R-73 गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइलों से लैस है। ये हवा से हवा में मिसाइल दागने में सक्षम है। साथ ही 500 किलो के बम, लेजर बम और गोले ढोने की भी क्षमता रखता है। तेजस में शीशे का कॉकपिट भी है। इसके साथ ही ऑन बॉक्स ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम भी है। इसकी ये सारी खूबियां ही इसे पाक के JF-70 और चीन के T-52 से काफी बेहतर और श्रेष्ठ बनाती है। एयर फ्यूलिंग में सक्षम तेजस के 2014 के आखिर तक 4 लड़ाकू विमान वायुसेना को सौंपे जाएंगे। 2015 तक 8 और 2016 तक वायुसेना को 16 विमान मिल जाएंगे। 30 साल के लंबे इंतजार और कई चुनौतियों को पार करने के बाद तेजस आखिरकार भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने की कतार में आ खड़ा हुआ है। तेजस के बारे में ये कहा जाता है कि 1350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। वहीं तकरीबन 2 घंटे तक ये दुश्मन पर गोले बरसा सकता है। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, बेंगलोर। चंडीगढ़ पुलिस के 2 कांस्टेबल्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद 2 लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। दोनों को महीनों एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों उसे गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी देकर उसका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। बताया जा रहा है कि 17 साल की लड़की ने 5 कांस्टेबल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनमें से 3 अब भी फरार हैं।
बताया गया कि करीब 3 महीने पहले पीड़िता के एक रिश्तेदार के साथ विवाद के बाद पुलिस को कॉल किया गया, लेकिन जिन कांस्टेबल्स ने उससे बात की थी उनमें से एक ने कथित तौर पर उसका बयान दर्ज करने के बहाने उसका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक कांस्टेबल ने अपनी गाड़ी में बंदूक की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया। लड़की ने आरोप लगाया कि बाद में उस कांस्टेबल के 4 साथी और शामिल हो गए और कई हफ्तों तक उसका यौन उत्पीड़न किया गया। और होम लोन ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। एसबीआई और एचडीएफसी ने अपने होम लोन की दर को कम कर दिया है। ये कमी 0.4% की है, लेकिन ये फायदा नए ग्राहकों के लिए ही होगा। इसके अलावा महिला ग्राहकों को 0.05% की अतिरिक्त रियायत देने का फैसला भी किया गया है। एसबीआई ने अपने होम लोन को 2 भागों में विभाजित किया है। 75 लाख से तक के कर्ज पर नए ग्राहकों को 10.15% पर लोन मिलेगा। महिलाओं के लिए रियायत के बाद ये दर 10.10% होगी। ये नई दरें कल से लागू हो जाएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप खबरों में बने रहिए लाइव इंडिया के साथ। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। कोने से वो खबर जो जुड़ी हो मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया सिर्फ लाइव इंडिया पर। देवयानी से बदसलूकी के मामले में अमेरिका का माफी मांगने से इनकार, कहा नहीं लेंगे केस वापस।
आजम खान ने देवयानी को एसपी से टिकट लड़ने का दिया ऑफर। आज मुंबई पहुंचेंगे भारतीय नाविक सुनील जैन। टोगो की जेल से कल हुई रिहाई। 11 महीने के बेटे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी की निगाह। वाराणसी में मोदी भरेंगे हुंकार, बदायूं में मुलायम देंगे जवाब। एआईडीएम के जयललिता का नाम पीएम कैंडिडेट के लिए बढ़ाया गया आगे। डीएम के प्रमुख करुणानिधि ने बांधे मोदी के तारीफों के पुल। चंडीगढ़ में यौन उत्पीड़न के आरोप में पकड़े गए 2 कांस्टेबल्स की लोगों ने की जमकर धुनाई। 5 कांस्टेबलों पर नाबालिग ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप। 3 कांस्टेबल फरार। आज वायुसेना में शामिल होगा स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान तेजस।